नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में शुरू में ही आपको यूपी की सियासत की दो अहम तस्वीरें दिखा देते हैं। आज इन्हीं दो तस्वीरों में आज का घटनाक्रम छिपा हुआ है। एक तस्वीर में अखिलेश यादव बीजेपी और दूसरी पार्टियों से आए तमाम नेताओं की समाजवादी पार्टी में एंट्री करा रहे हैं, पिछड़ों के वोट पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, पूर्वांचल की राजधानी कहे जाने वाले गोरखपुर में दलित वोटों को साधने की कोशिश में जुटे हैं योगी आदित्यनाथ। दलित कार्यकर्ता के घर मकर संक्रांति पर सामाजिकता का संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इन्हीं दो तस्वीरों में आज की सियासी डेवलपमेंट्स, पूरा घटनाक्रम इन्हीं दो तस्वीरों के इर्द गिर्द आज घूमता रहा। अपनी अपनी तरह की इस सियासत के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन यूपी की सियासत से जुड़ी हर खबर थोड़ी देर में। पहले हमसे और आपसे जुड़ी खबर। कोरोना का कहर दुनिया भर में टूट रहा है, लेकिन नेताओं को अपनी सियासत चमकाने की पड़ी है। तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें जो आ रही हैं अभी थोड़ी देर में, अखिलेश के आज के कार्यक्रम की है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बाकी नेताओं ने सपा का दामन थामा। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आपको पता है, 15 जनवरी तक सारी सामाजिक सभाएं बैन हैं। आज 14 तारीख है, लेकिन फिर भी देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कैसी भीड़ जुटा दी है। मंच पर पीछे बैनर में लिखा था वर्चुअल रैली, लेकिन क्या यह वर्चुअल रैली है? यह सवाल उठाना आज बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के आदेश का सीधे सीधे उल्लंघन नहीं है क्या? आपको मंच की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। पीछे वर्चुअल रैली लिखा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था वर्चुअल रैली कर सकते हैं, लेकिन यह भीड़ देखिए, वर्चुअल नहीं है। याद करिए, पहले भी इसी तरह के चुनावी कार्यक्रमों से कोरोना फैल चुका है। दूसरी लहर और उसके दौरान क्या हुआ था आपको याद होगा। रैली रोड शो नहीं करने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन, नियमों, आदेशों का खुलेआम समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में उल्लंघन हुआ है। अब खबर तो यहां तक आ रही है, इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेने वाला है और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश इसी कार्यक्रम में कह रहे हैं कार्यकर्ता वर्चुअली प्रचार के लिए तैयार हैं। क्या अखिलेश वर्चुअली ऐसा ही प्रचार करने जा रहे हैं जिसमें हजारों की भीड़ पहुंचेगी? कोविड नियमों की धज्जियां इसी तरह उड़ाई जाएंगी क्या? एक खबर यह भी है कि जब सूचना मिली इस कार्यक्रम की तो लखनऊ के डीएम तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने कहा बिना अनुमति के सपा का कार्यक्रम हुआ। मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम भी कार्यक्रम स्थल पर रवाना कर दी गई। साथ ही कहा जांच की रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई होगी। अब देखना है चुनाव आयोग क्या करता है। आज समाजवादी पार्टी में कई नेता शामिल हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ये वो मंत्री हैं जिन्होंने हाल में योगी सरकार छोड़ी है। इसके अलावा भगवती सागर, ये एमएलए के नाम बता रहा हूं अब, विनय शाक्य, रोशनलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हाल में पिछले 3-4 दिनों में ही बीजेपी छोड़े हैं और आज सपाई हो गए। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य आज बीजेपी पर खूब बरसे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, खूब दहाड़े। शायद चुनाव का एजेंडा भी सेट करना चाह रहे थे। 85-15 की बात बार बार कही। बोले मकर संक्रांति बीजेपी के अंत का इतिहास रचेगी। कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, अब नींद ही नहीं आ रही। सरकार बनाए दलित पिछड़े, मलाई खाएं अगड़े। 85% तो हमारा है, 15% में भी बंटवारा है। जैसे ऐसे इस तरह के जुमले आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस कार्यक्रम के बाद दौरान भाषण में सुना दिए। अखिलेश भी योगी के 80-20 वाले बयान पर चुटकी लेते नजर आए और कहा सरकार 85% सपोर्ट के साथ बनाएंगे। जरा सुनिए। आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था
उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं एक के बाद एक मंत्री और विधायक बीजेपी छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यही संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुप कहां बैठने वाले थे, उन्होंने भी ऐसा लगता है आज पलटवार कर दिया, दलित कार्ड खेल दिया। सीएम योगी ने दलित परिवार के घर आज खाना खाया। गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता अमृतपाल के घर पहुंचे। देखिए, जमीन पर बैठकर अमृतपाल के साथ खाना खाया, उनका धन्यवाद दिया और क्या कहा इस लंच के बाद सुनिए। जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है, यानी राशन फ्री, महीने में 2 बार राशन फ्री। 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। चुनाव सर पर है, साथ ही सर्दी के मौसम में यूपी की सियासत की तपिश आप भी महसूस कर रहे होंगे। अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान, धीरे धीरे सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या वाकई 80-20 वर्सेस 85-15 बन गया है यूपी का चुनाव? और दूसरा, क्या बागियों के खिलाफ योगी ने चल दिया दलित दाव? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। आप प्रोफेसर सतीश प्रकाश को देख पा रहे हैं, बीएसपी की तरफ से अक्सर बोलते हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं। संजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से आज राष्ट्र की बात में शामिल हैं। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवनी और कई किताबें उन पर लिख चुके हैं। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी आज स्टूडियो में आ गए हैं। आप सभी का स्वागत। मनीष, आपसे शुरू कर रहा हूं। मनीष, आपने पूरा का पूरा आज समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम सुना होगा। मनीष, आपका पहला रिएक्शन, जो अखिलेश कह रहे हैं और जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, 85 तो हमारा है ही, 15% में भी बंटवारा है। वो कह रहे हैं पिछड़ा और बाकी तो हमारे साथ हैं ही, अब तो अगला भी आपके साथ नहीं है। पार्टी से सुनील साजन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। आप प्रोफेसर सतीश प्रकाश को देख पा रहे हैं, बीएसपी की। मनीष, आपको अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये टीवी की आवाज आप तक आ रही है। मनीष से संपर्क टूटा हुआ है। सुनील साजन, आपके पास आ रहा हूं। सुनील, चलिए पहले तो मुझे ये बताइए सुनील, इलेक्शन कमीशन का सीधा सीधा आदेश था 15 जनवरी तक रैली रोड शो नहीं होना है। आपने ऐसे में ये इतनी भीड़ जुटाकर क्यों लोगों की जान खतरे में डाली सुनील? देखिए मानक जी, हम लोग भी कोविड के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो आज नए लोग शामिल हुए हैं, उनकी दूर दूर पर कुर्सी थी, वर्चुअल थी, लेकिन उनके साथ इतने लोग आ गए ये अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग कोविड का पालन करें और जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है उसका हम लोग पालन करें। जी नहीं सुनील, मतलब क्या वाकई इतना कह देने भर से काम चल जाता है? क्योंकि हमें तो ये सुनने को मिल रहा है इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई कर सकता है, बैन भी लगा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन जो करेगा ये इलेक्शन कमीशन को करना है। हमने सुना जिला प्रशासन जांच कर रहा है, जांच में क्या पाता है, जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। देखिए अब क्योंकि फुटेज है, झूठ तो बोला नहीं, आप गलती मान रहे हैं ना, अपनी गलती हो गई ना? नहीं, अगर इतनी भीड़ आ गई और बिना जानकारी के आ गई
तब इसको अनजाने में आई हुई भीड़ कहिए या गलती कहिए, जो आप कह सके कहें, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना समाजवादी पार्टी का कोई मकसद नहीं था। अच्छा, नहीं, क्योंकि हमें यह लगा कि आज का इवेंट आपके लिए बहुत जरूरी था। आप बहुत तगड़ा संदेश देना चाहते थे कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, सारे के सारे बीजेपी के पिछड़े मंत्री विधायक सब हमारे साथ आ रहे हैं, और इसीलिए आपने इतना बड़ा कार्यक्रम जानबूझकर किया। नहीं, इवेंट हमारे लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन लोगों की जान से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। लोगों की जान है तब चीजें हैं, हम आप हैं तब हम सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं आपकी इस ओपिनियन की और दाद दे रहा हूं, कम से कम आप मान तो रहे हैं कि हाँ शायद आपसे एक भूल हुई है और ये सब नहीं करना चाहिए था। खैर, लेना चाहिए मुझे लगता है। हाँ बोलिए सुकेश। सुनील साजन, मैं इस दफ्तर में 20 बार गया हूं जहां पे ये सभा हुई है सुनील, उसके ठीक बगल में एक आपका सभागार है। उस सभागार में कुर्सियां लगी हैं और वो बाकायदा ऑडिटोरियम है जिसमें आप चाहते तो एक कुर्सी छोड़ के फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बिठा सकते थे। दरअसल आप ये सोची समझी रणनीति के तहत आपने ये कार्यक्रम किया ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए, लोग ये देखें कि कितने लोग आ गए, कितनी मतलब, और आप कह सके कि हमको अंदाजा नहीं था, अंदाजे के मुताबिक भीड़ नहीं थी, उससे ज्यादा भीड़ आ गई। ये जानबूझ के आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सुनील। देखिए सुकेश जी, आप क्योंकि पार्टी कार्यालय के चप्पे चप्पे को जानते हैं, अगर हम लोगों की सोची समझी रणनीति होती तो हम हॉल में बिठा देते, हम छिपा लेते। हमें छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। पहले ही जहां पर कार्यक्रम था वहां जो बोर्ड है वो वर्चुअल रैली का है, और हम लोगों का अंदाजा नहीं था कि ये भीड़ आ जाएगी। और आप अपने साथियों से पूछिएगा कि लोग गेट तोड़ करके आए हैं, गेट हिला करके सिक्योरिटी भी नहीं रोक पाई। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। मनीष शुक्ला, मनीष सुन पा रहे हैं मुझे? जी ओके मनीष, अब अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य और ये सारी भीड़, इनको देखिए और संदेश बड़ा साफ है। वो सब कह रहे हैं 85-15 की लड़ाई है, 80-20 नहीं है, और उसमें भी 85 तो कह रहे हैं हमारे साथ है, 15 भी आपके साथ नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए, पहले कोरोना पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े इंजीनियर साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सोचा कि वर्चुअल लिख देंगे तो कोरोना जान जाएगा कि वर्चुअल मीटिंग है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए ऐसा हो गया होगा जैसा सुनील जी बताना चाहते हैं। दूसरी बात, 10 मार्च को तय हो जाएगा कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और सर्व समाज की चिंता किस पार्टी ने की है। जब सरकार में थे अखिलेश यादव तो कितने मौर्य, कितने प्रजापति और कितने पिछड़ों की चिंता की, कितने डीएम बनाए, कितने थानेदार बनाए, सबने देखा था। एसडीएम की लिस्ट जब आती थी तो किन जातियों के लोग हुआ करते थे, अभी लोगों ने देखा है। तो बता दीजिए खुल के कौन होते थे मनीष, यही मौका है। देखिए मुझे पता है ये डिवाइसिव इशू है, बांटने वाला मुद्दा है, लेकिन जब ये चुनावी मुद्दा बनी गया है, सब पार्टियां बना रही हैं, खुल के उस पर बात हो रही है, तो हो जाए, खुल के कह दीजिए। अखिलेश के शासन में कौन बनते थे एसडीएम, कौन बनते थे थाना प्रभारी, खुलकर कह दीजिए। 3-4 जिलों के अखिलेश यादव के स्वजाति बनते थे। इसमें लोक सेवा आयोग जो था उत्तर प्रदेश का, वहां छात्रों ने लिख दिया था, यादव सेवा आयोग लिख दिया था, वहां के नौजवानों ने लिख दिया था। वो नौजवान जो पिछड़े जिनका हक इन्होंने मारा है, वो लोगों को पता है। और जो जिन लोगों ने हमारे दल को छोड़ा है 5 साल रहने के बाद, और आज उनको समाज की याद जब आ रही है, तो टाइमिंग अगर आप देखेंगे, चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक हो रही थी, तो लोगों को ध्यान में आ गया कि जो नॉन परफॉर्मिंग है उनके साथ क्या होने वाला है। इसके नाते से इस तरह की घटनाएं हुई हैं और होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप अपने मंत्रियों को अगर नॉन परफॉर्मिंग बताएंगे तो मतलब आप अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। जनता मनीष एक सेकंड, मनीष बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि कल परसों तक आपके प्रवक्ता बहुत सोच समझ के अपने शब्द चुन रहे थे। अब आप अपने ही मंत्रियों को, विधायकों को जो सपा में गए हैं, अगर नॉन परफॉर्मिंग बताएंगे, फूके हुए कारतूस बताएंगे, तो इसका मतलब आपकी सरकार में 5 साल इन लोगों ने काम नहीं किया, आपको अपनी सरकार पर यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कि जो एक जनाधार वाले नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद जी गए हैं, 2012 में उत्कृष्ट मौर्य उनके लड़के, और 2017 में हमारी पार्टी में 325 लोग जब जीत रहे थे तो चुनाव ऊंचा हार से हार गए। अब उसमें पार्टी क्या कर सकती है, टिकट पार्टी ने दिया था,
तो क्या किया जाए कि जो हार रहे हैं लगातार उनको फिर से टिकट इसलिए दे दिया जाए क्योंकि किसी के पुत्र हैं। तो ये बातें हैं, समाज को पता है कि ये दरअसल समाज की चिंता नहीं है, ये चिंता अपने पुत्र और परिवार की है और समाज को पता है। दूसरी बात देखिए, स्वामी प्रसाद जी 2007 से 12 की गवर्नमेंट में थे और मायावती जी के जब वो साथ थे तभी चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश में। तो ये जो इनका कहना कि जहां हम जाते हैं वहां जीत होती है, तो लगातार 5 साल के बाद उनको विपक्ष में रहने की आदत है। तो विपक्ष तो समाजवादी पार्टी के पास ही था, इसलिए वो चले गए। नहीं, मुझे वाकई ये समझ में नहीं आ रहा मनीष कि आप इतना हल्के में इसको ले रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो, दारा सिंह चौहान हो, बाकी और 11 एमएलए हो, आप वाकई इसको एक छोटा मोटा इशू मान रहे हैं। इन 14 में से 10 नेता ओबीसी हैं, 10 पिछड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, क्लियर एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, आपको पिछड़ा विरोधी दिखाने की, यह साबित करने की कि आपकी सरकार में ठाकुरवाद चल रहा था। हमारे केंद्र में हमारी सरकार को देखिए 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में देखिए तो कितने ओबीसी हैं, कितने सांसद हैं, कितने राज्यसभा सदस्य, कितने विधान परिषद सदस्य हमने बनाया है। ये इतना जो फूलों का गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है वो अखिलेश यादव के पास न कभी था न हो सकता। नहीं, इस बार तो दिख रहा है मनीष, चुनाव से पहले तो इस बार दिख रहा है। जनता ये तय कर देगी। छोटे छोटे सारे गठबंधन, इसीलिए 85% कह रहे हैं वो। राजभर जी को वो ले गए, आप देख रहे हैं ना, एक एक करके। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को वो ले गए, जयंत चौधरी को वो ले गए, और भी छोटे छोटे कई सारे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। इस बार तो ऐसा लग रहा है वही सोशल इंजीनियरिंग जो आपने की थी 14 में, 17 में, 19 में, वही सुनील साजन की पार्टी कर रही है। नहीं, 19 में हमारे साथ निषाद पार्टी थी, अपना दल था और हम 50% से अधिक मत हमने प्राप्त किया था। तो निषाद पार्टी अपना दल हमारे साथ आज भी है और इनके साथ तो मायावती थी। 2017 में 22% वोट मायावती जी पाई थी और 21% समाजवादी पार्टी थी और आरएलडी भी थी 19 में इनके साथ। और क्या था, 50% से ज्यादा वोट भारतीय। देखिए, जनता को अगर आवास मिला है, शौचालय मिला है, अनाज मिल रहा है, उनको कानून व्यवस्था मिल रहा है, अपराधियों से मुक्ति मिल रही है और सभी को समान अवसर मिल रहा है, तो जनता इसको कसौटी पे कसती है। मानक जी, न हमारी मानती है, न आपकी मानती है। जनता तय करेगी कि ये लोग जिन्होंने नौकरियों को लूटा था, जिन्होंने गरीबों का आवास नहीं बनने दिया, जिन्होंने एम्बुलेंस इसलिए केवल केंद्र सरकार से नहीं ली, उस पर समाजवादी नहीं लिखा जा रहा था, तो ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी और जो उनके साथ जाएगा उसको भी जनता उसी अनुसार दंड। और ठीक है सुनील साजन, पहले मुझे 85-15 का गणित समझाइएगा। कांग्रेस गई समाजवादी पार्टी। सुनील, पहले भी हमारी इस पर चर्चा हुई थी, आपने 85-15 का गणित तब भी मोटा मोटा समझाया था। मैं चाहता हूं थोड़ा डिटेल में समझाइए। बार बार 80-20 का जवाब आप जो 85-15 से दे रहे हैं, 85 में कौन कौन है और 15 में कौन है? नहीं, आप देखिए, हमारे नेता ने कहा कि 80% हम पहले थे। ये आज जो हमारे मंच से कहा गया कि 85, तो जहां माननीय अखिलेश यादव जी हों, उनके साथ जयंत चौधरी हों, ओम प्रकाश राजभर जी हों, कृष्णा पटेल जी हों, केशव देव मौर्य हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, सैनी साहब आ गए हों, दारा सिंह चौहान हो गए हों, किसान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, तो आप इनके, और गरीब, वंचित, और जिनका आरक्षण छीना, या जो बेरोजगार नौजवान जो लाठी खाते रहे, जिनको योगी आदित्यनाथ जी बताते रहे कि आप लायक नहीं हो, हमारे पास नौकरी है लेकिन आप लायक नहीं हो। नौकरी दिया किसको? बांदा में जितनी भर्ती हुई 100% सबके सब ठाकुर हो गए। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी बिरादरी को भी एक नौकरी नहीं मिली, ये भी लायक नहीं है। योगी जी की नजर में ब्राह्मण भी लायक नहीं है, गुप्ता भी लायक नहीं है, श्रीवास्तव भी लायक नहीं है। अगर इनकी नजर में कोई लायक है तो सिर्फ ठाकुर है। और देखिए, इन्होंने अपराधी की बात कही, सुकेश जी बैठे हैं, बाकी सारे लोग बैठे हैं। अपराधी सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद नहीं है। हमारे रिजवान टॉप 10 नहीं, हाँ ठीक है, उसके अलावा भी है कि नहीं है? फुरकान जिसको 10 साल की सजा हुई, धनंजय सिंह है कि नहीं है? फुरकान भी है कि नहीं है? नाम लो भाई। ये सुनील साजन जी है जिसको आप 10 साल के लिए सजा हुई है, खिलाफ आप बोल सके। मतलब अगर आपकी अपराधी है खिलाफ बोलने की, तो गंगा नहा लिया। आपकी हैसियत है मुख्तार के खिलाफ बोलने की, अतीक के खिलाफ बोलने की। एक एक करके मनीष, एक एक करके हाँ।
देखिए, मैं अभी देख रहा था, आप दिखा रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब दलित के बीच खिचड़ी खाने गए। हाँ, उसकी तस्वीरें भी दिखा हमारी, हाँ। हाँ, हमारी जो अपनी जानकारी है, खिचड़ी भी घर से लेकर के गए एक। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कुशीनगर गए थे, तो पहले ही अधिकारियों ने शैम्पू, साबुन, तेल गरीब लोगों के बीच बांट दिया था। कहा था नहा के आना महाराज जी के पास। दिया, अमृतलाल जी को कली से नहलवाया गया होगा। और मैं कह रहा हूं, आज अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी खिचड़ी खा रहे हैं, अगर यही अमृतलाल के बेटों का आरक्षण नहीं छीना होता, इनकी बेटियों का आरक्षण नहीं छीना होता, पिछड़े और दलितों का, तो वो भी अच्छा खा रहे होते। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, कह रहे थे हम राशन बांट रहे हैं। यही तो असली लड़ाई आप चाहते हो, ओबीसी एससी केवल राशन लेने वाला बने, देने वाला ना बने। यही तो दर्द है। ये इसी विचारधारा के खिलाफ तो लड़ाई है। और यही 85% है। और 15% में भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ठाकुर है, हमारे साथ भी ब्राह्मण है, हमारे साथ भी गुप्ता समाज के लोग हैं, श्रीवास्तव समाज के लोग हमारे साथ भी हैं। मतलब जो एमवाई की आपकी छवि थी, आपको लगता है ये छोटे छोटे गठबंधन बनाकर और बीजेपी के पिछड़े मंत्रियों नेताओं को लेकर वो छवि तोड़ लेंगे आप, सुनील? देखिए मानस जी, हमारी छवि बनाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने थी। एमवाई क्या समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा जी नहीं थे क्या? रेवती रमन सिंह जी नहीं थे क्या? या अमर सिंह नहीं थे क्या? क्या हमारी पार्टी में ब्रजभूषण तिवारी और जनेश्वर मोहन सिंह जी नहीं थे क्या? या माता प्रसाद पांडे जी नहीं थे क्या? ये तो क्योंकि ये बहुत होशियार लोग हैं, झूठ बोलने में नंबर 1 लोग हैं, अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। इन्होंने कहा यादव और मुसलमान, एम और वाई। तो अब की भाई, हमने भी अपने पांव पसारे हैं, हमने भी भाजपा से कुछ सीखा है, इनका दांव इन्हीं पे लगा रहे हैं। मनीष, समझ गए आप ही के गेम में आपको हराएंगे इस बार अखिलेश यादव। वही सोशल इंजीनियरिंग, वही। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, उनको अधिकार देना पड़ता है, उनको दायित्व देना पड़ता है, संगठन में महत्व देना पड़ता है। सरकार बनने के बाद जब 60 में से 54 यादव बना रहे थे, तो उसी समय क्यों नहीं विश्वकर्मा प्रजापति, कहार, कुमार और नाउ को आपने स्थान दिया? क्यों नहीं दिया तमाम उन जातियों को जो पिछड़े रह गए? उनके आरक्षण को खाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने कैसे किया था, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। 60 में से 54 आप मंत्री कह रहे हैं क्या? 60 में से 54 मंत्री अखिलेश यादव ने यादव बनाए थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एसडीएम बनाए थे। अच्छा, एसडीएम कह रहे हैं। 60 में से 54 एसडीएम। दावा कर रहा हूं, प्रयागराज के विद्यार्थियों ने लिख दिया, लोक सेवा आयोग का नाम बदल दिया था। ये ध्यान में है, हमको लगता है कि ध्यान में होगा मानक जी आपको भी। जब इनकी सरकार थी, सिपाहियों की भर्तियां किस तरीके से इन्होंने की थी, ये भी लोगों को ध्यान में है। 4 जिलों के चंद परिवारों के लोगों को बांट दिया गया था। तो दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है सुनील यादव जी। ओके मनीष, एक सवाल और, उसके बाद सुकेश आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं शांतनु, सतीश प्रकाश और संजीव। मनीष, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको हिंदू होने का एहसास कराएं, वही जो 2014 से आप जातियों की दीवारें तोड़कर करते आए हैं। इस बार आपको लग रहा है कि आप इन पिछड़ों को जो पहले आपके साथ थे हिंदू बना पाएंगे? देखिए, ये तो 1947 के बाद एक षड्यंत्र हुआ। किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी हिंदू के सामने, मुसलमान के सामने हिंदू की चर्चा नहीं हुई। मुसलमान प्लस कोई एक बहुसंख्यक समाज के एक जात को उठा के राजनीति करने का एक पैटर्न इस देश में स्थापित किया गया। लेकिन कभी भी शिया सुन्नी में क्या भेद है, शिया सुन्नी का हक मारता है कि नहीं मारता है, पठान और सैयद की क्या स्थिति होती है, कुरैशी की शादी सैयद में होती है कि नहीं होती है, तमाम जो वहाँ विसंगतियां, उसमें कभी चर्चा नहीं होती है। और ये षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय है जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। बहुसंख्यक धर्म को खंड खंड जात में तोड़ने की साजिश होती रहती है। देखिए, मैं इसी पे आ रहा था बहुसंख्यक समाज। सुकेश, मेरे मन में ये सवाल कई दिनों से घूम रहा है, और खासतौर से तब से जब से 80-20 और 85-15। इसका मतलब अब खुल के कमंडल और मंडल की पॉलिटिक्स सामने आ गई ना। एक जगह 80-20 धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ 85-15 खुल के जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। और ये हमारी सच्चाई है, हमारी इस देश के समाज की और पॉलिटिक्स की, और इसी पर इस बार का चुनाव होने जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो सिंबलिज्म का दूसरा नाम है। मानक, 2 तस्वीरें आपने दिखाई, हमने दिखाई अपने चैनल पे।
एक में स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी, बाकी दूसरे नेता अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। पिछड़ों का जमावड़ा है। जो MY कॉम्बिनेशन कहा जाता था, MY की पार्टी कही जाती थी, उसका दायरा बड़ा करने की कोशिश है, और कोशिश ही नहीं है, वो दिखाने की कोशिश है। दूसरी तरफ योगी जी दलित और खिचड़ी हैं, वो भी एक सिंबॉलिक पिक्चर है। अब मालूम है अखिलेश यादव को कि अगड़े और पिछड़े की लड़ाई अगर वो बनाएंगे तो वो लड़ाई में बहुत कांटे का मुकाबला दे सकते हैं बीजेपी को, शायद वो बीजेपी को हरा भी सकते हैं। बीजेपी को मालूम है कि सिर्फ कमंडल शायद काम न करे, तो वो कमंडल और मंडल दोनों का एक ब्लेंड बनाना चाहती है, जैसा पहले बनाया था, जैसा उसने पहले बनाया था। हम बेस वोट की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं 2012 में इसी बीजेपी का वोट बेस जो था वो 14% के आसपास था। उससे पहले भी थोड़ा ले लीजिए, जब से सत्ता से बाहर हुई तो करीब 13, 14, 15% के आसपास बीजेपी का वोट बैंक होता था। 14 में नरेंद्र मोदी आए, चलिए वो नरेंद्र मोदी की लहर थी। 2017 में झूम के वोट दिया पिछड़ों ने, और वो 40% तक पहुंच गए। याद रखिएगा मानक, उस वक्त कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित था, वो नरेंद्र मोदी चेहरा थे। इस बार एक अपहिल टास्क इसलिए है क्योंकि बीजेपी उनको हिंदू मॉन्ग की तरह दिखाना चाहती है, लेकिन अखिलेश और विपक्षी पार्टियां, चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो उनको अजय सिंह बिष्ट के नाम से बुलाती है। तो एक ठाकुर चेहरे को आगे करके आप पिछड़ों का वो वोट बैंक, जिन्होंने आपके लिए बिल्कुल खड़े होके आपको वोट किया, उसमें बसपा का बहुत सारा बेस श्रिंक कर गया, वो भी उनकी तरफ चले गए। तो ये एक टास्क उनके सामने एक ऐसा है जिसको बांधे रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है, और इसीलिए ये खिचड़ी भी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी का ओबीसी कार्ड भी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी की वो बेनिफिशियरी की योजना भी है, और साथ में योगी कहते हैं कि जो हमारी योजना थी दोनों को जोड़ दीजिए। एक 7 साल से चल रही है, एक 5 साल से चल रही है, तो एक ब्लेंड ऐसा बनाना चाहते हैं जो कमंडल और मंडल, और उसमें विकास का थोड़ा छौक डालिए, उसमें थोड़ा हाईवे दिखाइए, थोड़ा बाकी चीजें दिखाइए, एयरपोर्ट दिखाइए, और फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करिए कि ये हमारा मॉडल है। और शांतनु अक्सर यही बात कहते भी हैं। शांतनु, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। शांतनु अक्सर यही कहते हैं जातियों की दीवारें इस बार भी टूटेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक अपना नया वोट बैंक खड़ा कर लिया है, और वो है सरकारी योजनाओं के बेनिफिशियरीज का। शांतनु, क्या कह रहे हैं आप? जी मयंक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मंडल कमंडल की जो हमारी पुरानी विवेचना है, जो पुराना एनालिसिस है, वो है अभी भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो चला गया, लेकिन मंडल कमंडल के ऊपर से एक नया सेक्शन आ गया जो केवल लाभार्थी वोट बैंक है, और उसको लाभार्थी वोट बैंक को पार्टी ने भी हार्नेस किया है। एमएलए ने जाके सांसदों ने जाके उन घरों में मिले हैं जिनको घर मिला है, जिनको टॉयलेट मिला है, जिनको गैस मिली है, जिनको डीबीटी मिला है। जब मैं अपनी किताब के लिए करीब 40 जिलों में गया, तो जिस गांव में चले जाएं आपको एक एक आदमी बताता था 8-8 स्कीम के नाम, जितने हम लोग टीवी पे नहीं बता सकते कि मुझे मिला। लोग एसएमएस दिखाते थे, मानक लल्ला देखो हमको ये मोदी जी ने 2000 भेजे हैं, लल्ला हमको 800 भेजे हैं, किसी को मोदी जी ने, मैं वही पूछ रहा था, मतलब केंद्र की योजना है। योगी जी, कोई मोदी जी बोलता है, कोई योगी जी बोलता है, जो उसके मुंह पे आता है। हाँ। वो उतना वो डिफरेंस नहीं है, उसको मालूम है, क्योंकि मैसेज में भी लिखा रहता है, कई बार वो मैसेज इस तरह से क्राफ्टेड है। तो एक अलग लाभार्थी बेस आ गया। लेकिन मैं पहली बात, देखिए, हम समाजवादी पार्टी को, सुनील साजनी जी को जो उपहास करके निकल गए कि हमने तो रैली ऐसे बुलाई थी, उसमें लोग आ गए, ऐसे बच के मत जाने दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। पीछे आप वर्चुअल लिख देंगे, आप इतने बड़े स्टेज पे करेंगे, सामने बैरिकेड लगाया है, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें आपने सोचा लाल टोपी झंडा लेके इतने लोग आए हैं, लोगों को क्या आपने बेवकूफ समझ रखा है? इलेक्शन कमीशन मेरी बला से, मैं तो जैसे सरकार चलाता था ऐसे ही मैं चैनल पे आके बोलूंगा। मतलब हम लोग क्या बेवकूफ बैठे हैं, या चैनल में इतने लोग बेवकूफ बैठेंगे कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे? ये गलत है माना। इलेक्शन कमीशन के लिए सारी पार्टियां पांचों प्रदेश में बिल्कुल संयम से सारी पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं, केवल डोर टू डोर 5 लोग जा रहे हैं। हमने इतनी बड़ी रैली कर दी, वहां पे अंदर कमरे में कॉन्फ्रेंस कर लेते, आप 4 मीडिया वाले को गैप देके बिठा लेते, पीछे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, कम से कम सुनील ने, देखिए, सुनील ने कम से कम ये माना है कि ये नहीं होना चाहिए था। सुनील ने ये माना है, शांतनु, उन्होंने माना है ये कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला लोग आ गए, अपने आप आ गए लोग, वो झंडा लेके लोग बैठे थे, चुपचाप छुप के बैठे थे, जैसी रैली हुई चुपचाप निकल के आ गए, कुछ नहीं माना उन्होंने। ओके, ऑल राइट। लोग अचानक ही आ गए, हमने इतना बड़ा स्टेज बैरिकेड ऐसे ही लगाया था। नहीं, अब तो वैसे भी शांतनु, वैसे भी अब तो गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में है।
अब खबर जो हमें मिल रही है वो यही है कि देखिए, शायद वो तो इलेक्शन ठीक है, कमीशन वो संज्ञान तो- ले वो तो सकता ठीक है है। और कार्रवाई भी वो हो तो सकती ठीक है है। और लेना चाहिए इलेक्शन और देखिए हमें सबको पता है कि अखिलेश यादव डबल वैक्सीनेटेड क्या सिंगल वैक्सीनेटेड नहीं है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से अपील है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सिंगल डबल वैक्सीनेटेड ना हो, ना चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए, ना उसको चुनाव प्रचार करने दिया जाना चाहिए। और वो व्यक्ति बैठ के जो वैक्सीनेटेड भी नहीं है सबके बीच में बैठा है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, सामने किसी ने मास्क लगा रखा है। इलेक्शन कमीशन की नॉर्म्स है, उस दिन बोला था इलेक्शन कमिश्नर ने कि मास्क बटने चाहिए, वहां पे सैनिटाइजर, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां। ओके, ऑल ऐसा राइट। कुछ भी नहीं दिख रहा है ओके, बस एक लिखा है ओके, virtual संजीव rally। संजीव और जनता को सतीश इतना मत प्रकाश। बेवकूफ ओके, समझिए सुनील भाई। ऑल राइट। Virtual ओके rally। संजीव, पहला तो ये आपको वाकई लग रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अब ये 80-20 और 85-15 मतलब खेल खुला चल रहा है बिल्कुल, एक तरफ हिंदू मुसलमान, दूसरी तरफ जाति जाति। मानक भाई बहुत ध्यान से आपके डिबेट को सुन रहा था। हम लोग लगातार जो चर्चा जिन मुद्दों पर करते थे, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, शोषित वंचित समाज की, लगातार जो मंत्रियों के और विधायकों के इस्तीफे हुए और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही उनको अयोग्य साबित करके बता दिया, यानी किस प्रकार से 4.5 साल ये सरकार अयोग्य थी, इसका तो प्रमाण प्रवक्ता महोदय ने दे दिया। बात रही आपकी 80-85 की, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि मैं बार बार कहना चाहता हूं कि उन्नाव की घटना इसी काल में हुई। हमारी नेता ने जो कहा कि 40%, हम आदि आबादी की बात कर रहे हैं, समाजवादी साथी को भी कह रहे हैं कि डॉक्टर लोहिया का जो सपना था, उन्होंने महिला को कहा था कि महिला तो स्वयं दलित होती है, पिछड़ी होती है। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने आधी आबादी की चर्चा की, 40% सीट हमने दिया, कल 125 सीटें घोषित की, जिसमें 50 महिलाओं को। और किसको दिया? उन्नाव की उस पीड़िता की बेटी की मां को, आशा सिंह को हमने टिकट दिया। लखीमपुर से जो रितु सिंह समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी, नेता थी, जिनको समाजवादी साथियों ने नहीं बचा पाया, हमारी नेता ने रितु सिंह को टिकट दिया। रामजी गौड़ जो उम्भा में जब गोलियां चल रही थी हमारे आदिवासियों के ऊपर, तो ये लोग नहीं गए, हमारी नेता प्रियंका गांधी गई और चुनार के किले में बाबा जी की सरकार ने बिना लाइट बिना पानी के उनको 24 घंटे रखा, तब भी मिलकर के आए। हमने पूनम पांडे को दिया जो आशा बहनों का लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको घसीट करके पुलिस ने मारा। हमने सदब जाफर को लखनऊ, मैं पूरी आपकी लिस्ट दिखा भी रहा हूं, इस शो में पूरी लिस्ट ऊपर दिखा भी रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला है, आपको भी पता है ये कितनी बड़ी एक गैम्बल खेली है आपने, कितना बड़ा गैम्बल खेला है। आपको मालूम होगा इतिहास आपका, क्योंकि यूपी में आप उठा के देख लीजिए सारी विधानसभाएं, कितनी महिलाएं एमएलए जीत के आई, देख लीजिए, मानक जी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस बार कितना बड़ा जुआ खेला। देखिए ये एक अहंकार की भाषा मुझे लगता है आपको भी नहीं बोलना चाहिए। अरे अहंकार नहीं भाई, मैं तो आपको पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूं। सुन लीजिए पुराना रिकॉर्ड की बात करें। अभी सुकेश भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे, 2012 में उठा के देख लीजिए, 14.5% भारतीय जनता पार्टी वोट मिला था और 42 सीट पाई थी। कांग्रेस पार्टी को 12.25% वोट मिला था और 28 सीट पाई थी, तो बहुत अंतर नहीं होता। और अभी आपने ही कहा कि 2017 का जब चुनाव लड़ रहे थे तो पिछड़ों के नाम पे मांगा जा रहा था वोट। केशव प्रसाद मौर्य मुखिया हुआ करते थे, कहां से मनोज सिन्हा आ गए, कहां से बाबा जी आ गए। तो ये जो आपने कहा कि उस मोदी लहर में, और बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देखिए अभी आपने कोरोना की बात कही, 2 डोज इन लोगों ने लिया जो आज भाजपा को छोड़ के गए। कौन कौन सी? 14, उन्होंने 17 की डोज ली, उसमें ये पिछड़े के नाम पे। दूसरी डोज मोदी जी के नाम पर ली और बूस्टर डोज लेने से मना कर दिया इन मंत्रियों विधायकों ने। और अभी हमारे ये भी अच्छा है। संजीव एक बार फिर कहिए। हाँ देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि 17 में पिछड़ों के नाम पे पहली डोज लगाई, दूसरी डोज मोदी जी के नाम पे लगी और तीसरी डोज बूस्टर डोज लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनकी डोज को नकार दिया इनके मंत्रियों और विधायकों ने। और अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय बता रहे थे कि जिनको डबल डोज लग जाए, अरे भैया 52% उत्तर प्रदेश में डबल डोज लगी है। पहले तो यही काम चुनाव आयोग से आप लोग करा लेते कि भाई जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 31 दिसंबर को 100% मोदी जी कह रहे थे चुनाव हम टीका लगवा देंगे। और मानक भाई भूल जाते हैं ये लोग, राजनीतिक विश्लेषक लोग, बंगाल का चुनाव याद होगा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी चुनाव आयोग को, और जिस समय 2.5 लोग संक्रमित निकल रहे थे और 2000 से ज्यादा लोग मर रहे थे, कहां थी प्रधानमंत्री कुछ समय सोच, कहां थी संजीव एक सेकंड, आपने अच्छे तर्क दिए, स्वागत है उन तर्कों का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये जो भीड़ अखिलेश यादव ने आज जुटाई है, इसको डिफेंड मत करिए प्लीज। ये बिल्कुल इसका बचाव किया ही नहीं जा सकता है, आपको भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। मानक भाई मैं बिल्कुल भर्त्सना कर रहा हूं, लेकिन आपके चैनल पे कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को जब हाईकोर्ट ने फटकारा था तो चुनाव आयोग का कोई जवाब हो तो दिखा दीजिए। ओके
ओके, ऑल राइट। मनीष, एक सेकंड आपको जवाब देने का मौका दूंगा। सतीश प्रकाश, सतीश, ऐसा लग रहा है बीजेपी और योगी सरकार, उसमें सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने रणनीति यह बनाई है कि अब मायावती तो निकल नहीं रही है प्रचार करने के लिए, तो ये जो नुकसान होगा इन पिछड़े नेताओं के जाने से, क्यों ना मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाकर उस नुकसान की भरपाई कर ली जाए। और उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा आज आपने देखा, योगी जी खाना खा रहे थे दलित कार्यकर्ता के घर पर। आपको लगता है ये हो पाएगा सतीश? देखिए मानक जी, आप दोहरी बात कह रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि लोगों को नहीं निकलना चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे ना निकलने पे सवाल उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी कितनी बड़ी भीड़ जुटा रहे थे उत्तर प्रदेश में। आज अगर ये देखिए सवाल होना चाहिए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख लोग 2 महीने पहले, जब पूरी दुनिया में कहीं भी कोरोना नहीं था, बहन जी ने 5 लाख लोग लखनऊ के अंदर एक रैली हमने कर दी थी। और सुनिए मानक जी, आपके चैनल पे कह रहा हूं, पूरे देश की कोई राजनीतिक दल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 24 घंटे में बहुजन समाज पार्टी के एक आश्वासन के ऊपर जगह आप तय कर लेगा। उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा हूं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर भीड़ एक कंपटीशन है, तो हमसे अगर कोई जीत जाए तो भारतीय राजनीति में पैदा नहीं होंगे हम बिल्कुल भी। एक बात देखिए, सुनिए, ये बार बार रोज के आरोप लगते हैं। और आज योगी जी दलितों के यहाँ खिचड़ी खाने गए। अरे जब आपका राजनीतिक हाजमा खराब हो जाता है तो आपको दलितों के घर जाकर के खाना ही याद आता है। और मानव जी, नेताओं से एक बात पूछो कि दलित सिर्फ खाना ही खाता है क्या? अरे उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको मान सम्मान नहीं चाहिए, उसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये 30 साल पुराना गांधी जी का मॉडल, जब 1932 में गांधी जी और बाबा साहब के बीच में पूना पैक्ट को लेकर के एक विवाद पैदा हुआ और गांधी जी को यह महसूस हुआ कि मुझसे बहुत भारी गलती हुई, तब गांधी जी ने खाना खिलाने का जो प्रचलन शुरू किया था। आज आप रोज खाना खाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने काशी के अंदर 5 वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धो धो करके पिए। वही वाल्मीकि समाज के लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी कर रहे थे नगर निगम में, उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख पद हैं। ओके सतीश, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड। देखिए ये खबर भी जरूर, आपको पूरा मौका दूंगा सतीश, आ रहा हूं। अब खबर मेरे पास ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी मुख्यालय में भीड़ जुटाने को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि कोरोना नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। हमने पहले बताया था, अब शांतनु ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ है। और जाहिर है होना भी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई जरूरी है। कार्रवाई नहीं होगी तो संदेश नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन का क्लियर डायरेक्टिव था, सीधा सीधा खुला आदेश था, कोई रैली नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं जुटाएगा चुनावी कार्यक्रम में। उस आदेश की सीधे सीधे अवहेलना हुई और अब एफआईआर दर्ज हो गई है, जो कि एक अच्छा कदम है, बिल्कुल होना चाहिए। और अब जवाब मांगा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी से कि आपने ये क्यों किया। सतीश अपनी बात पूरी करिए और ये बताइएगा सतीश, मैं चाह रहा हूं आप बीजेपी पर हमला करिए, आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ दिखावा कर रहे हैं दलित के घर खाना खा के, लेकिन यह भी बताइए आज जो ये 4.5 पौने 5 साल बाद योगी सरकार में रहने के बाद जो सपा में गए हैं पिछड़े नेता और कह रहे हैं कि अब अखिलेश को हम सीएम बनाएंगे, क्या ये वाकई लगता है ये अपना सारा वोट पिछड़ों का ले जाएंगे अखिलेश के पाले में? देखिए मानव जी, एज ए दलित एक्टिविस्ट, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो फांसी पे चली गई, अगर उसकी चर्चा भारतीय राजनीति में हो रही है तो तमाम लोगों को इसको कहीं ना कहीं खुशी होनी चाहिए। देखिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है और तमाम, देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, ये मान्यवर काशीराम जी की सामाजिक पाठशाला से निकले हुए लोग, और ये स्वतंत्र है, कहीं भी किसी दल में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, देखिए आपको कुछ सवाल सपा से भी कर लेने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जितना मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया, 4 बार मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया, और जितना मान सम्मान वो ढूंढेंगे वो कांग्रेस में भी नहीं मिले, सॉरी किसी दल में नहीं मिलेगा। एक सवाल मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो देश में सामाजिक न्याय का सबसे सशक्त जो माध्यम बना है वो आरक्षण बना है। अगर आप सपा के अंदर जा रहे हैं तो सपा के तमाम लीडर से यह भी आश्वासन लीजिए कि अब की बार या कभी भी सपा के जो सरकार में आरक्षण बिल लोकसभा में भरा गया था, ऐसी गलती वो दोबारा ना करें,
तो ओके, ऑल राइट सुकेश, ओके, हाँ, ये कहीं ना कहीं गलती है। और मैं ये नहीं कह रहा, ये सच है कि 2007 से लेकर के 2011 के बीच में बहुजन समाज पार्टी ने तमाम वर्गों को, देखिए दो चीजें। अच्छा एक सेकंड सतीश, एक सेकंड सतीश, एक सेकंड दो बात। अच्छा बोलिए जल्दी। किसान अगर मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी ने बिना घोषणा पत्र के 125 रुपए कुंटल का गन्ने का रेट 250 रुपए कुंटल किया। 6.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। किसी वर्ग की बात। अच्छा शांतनु रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, शांतनु जल्दी से, शांतनु बोलिए। हमने सुधारी है, ओके, एक्सप्रेस वे हमने बनाए हैं, गांव के अंदर आरसीसी की सड़कें, शांतनु बोलिए। ओके शांतनु। हमने बनाए हैं। मानव भाई, हाँ बोलिए। मानव भाई, मैं छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि अपनी किताब, पिछली किताब योगी जी पे और इस वाली पे मैं गोरखपुर कई बार जाना हुआ। आप में से कोई भी गोरखपुर गया हो तो ये जो खिचड़ी भोज आप देख रहे हैं, ये नाथ संप्रदाय की बहुत पुरानी परंपरा है। अगर आप कभी भी गोरखनाथ मठ में चले जाएं तो वहां पे अक्सर ही खिचड़ी भोज होता है, खिचड़ी दही का सेवन होता है, और जिसमें हर धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति आता ही आता है। और योगी आदित्यनाथ उनके सारे जितने भी वहां के महंत हैं, वहां के पंडित हैं, सब बैठ के खाते हैं। उसमें दलित भी होता है, मौर्य भी होता है, काशी भी होता है, सब होता है उसमें। तो जिनको जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश की, गोरखपुर की, नाथ संप्रदाय की, उनकी अपनी जानकारी का भाव। ओके, बीजेपी अक्सर ऐसा करती है और बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है सुकेश ये, कि कहीं आपको लगता है कि 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी या किसी और वजह से वोट या सीटें कम हो जाएंगी, वो एक नया रास्ता खोज लेते हैं सीटें लाने का, वोट लाने का। तो जो मैंने कहा, आपको लगता है ये एक बीजेपी की कोशिश हो सकती है कि मायावती के वोट बैंक में सेंध लगा ली जाए, और क्या वो कामयाब हो सकती है? सतीश प्रकाश तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा भीड़ एक दिन के नोटिस पे अगर कोई पार्टी जुटा सकती है वो हमारी है आज भी। वो कह रही है साइलेंट भी, सतीश कह रहे हैं हमारे साथ है सारा वोटर। देखिए उनकी कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो कुछ हद तक सही कह रहे हैं। मैंने ऐसी रैलियां भी देखी हैं काशीराम की, जिसमें वो मंच से जो भीड़ जुटी है उसको फटकार रहे हैं। पुलिस वालों को कह रहे हैं इनकी लाठी मारो, ये अपने यहां अनुशासन में नहीं रह सकते, अगर तो इनको लाठी मार के ठीक करो। लेकिन तब भी लोग उनकी सुनते थे, क्योंकि इनका एक अनुशासित कार्डर होता है, या क्या कहूं कार्डर होता था। इनका बहुत श्रिंक कर गया है वोट बैंक। क्या उसमें से बीजेपी अपने लिए कुछ कार्व आउट करके निकाल सकती है? क्या बीजेपी की यह कोशिश रही है? पिछले चुनाव तक उसमें वो क्षरण नहीं था, मतलब वो 22% तब भी वोट लेकर आए थे। इस बार सीधी लड़ाई में आप देखिए, मैं एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं आपको। आप पिछले कुछ चुनाव देख लीजिए मानक, चाहे वो उड़ीसा का चुनाव था, चाहे वो बंगाल का चुनाव था, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव था, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव था, ऐसे चुनाव के वक्त लोग बीजेपी में जाया करते थे। बीजेपी छोड़कर निकलने वाले आपको बिरले मिलते। बंगाल का चुनाव उसका एग्जाम्पल है कि लोग छोड़ के चले गए तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि उनको बीजेपी में पोटेंशियल दिख रहा था। यह बहुत साल के बाद और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पटल पे प्रादुर्भाव के बाद यह शायद पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में वो भी एक मैसेज देते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं। और यही सुनील साजन की पार्टी चाहती है। और शांतनु कह रहे थे कि वो, और जो मैं कहता हूं कि उन्होंने मंडल और कमंडल का एक ब्लेंड बनाया है। अब वो बहुत हद तक टूट गया है। मैं नहीं कहता हूं कि टूटा है। 2014 के बाद ही 2015 का चुनाव बिहार का देख लीजिए, जिसमें अगड़े और पिछड़े की लड़ाई हो गई, और नरेंद्र मोदी जब उस समय चरम पे थे। आज वो पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी की वो लोकप्रियता शायद ना बची हो, लेकिन 2015 में वो लालू और नीतीश के गठबंधन से हार गए। आप याद करिए, जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने नारा दिया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय से लेकर 2015 तक का तो मैं देख रहा हूं कि जब भी इस तरीके की मोबिलाइजेशन होती है तो वैसे में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में पिछड़ा जाहिर तौर पे ज्यादा है। अगर वो असर्ट करने लगा, अगर वो नरेंद्र मोदी और योगी की जो योजनाएं चल रही हैं वो बेनिफिशियरी, और खास तौर पे मैं कहता हूं, मैं हर डिबेट में ये कह रहा हूं कि वो महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो कई बार कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबको तोड़ के वोट देता है। अगर वो उसमें अपना बचाव देख रहे हैं, अगर वो बचा ले तो ठीक है, नहीं तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस अगड़े पिछड़े की लड़ाई को और मजबूती के साथ बड़ा बनाती जा रही है, बीजेपी के लिए टफ हो गया। ओके, मनीष बोलिए। मनीष शुक्ला। देखिए मानक जी, विश्लेषण करना सबका अधिकार है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 7 साल से केंद्र की सरकार और 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो हमने काम किया है, वो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर किया है। तो देखिए, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कोई कुछ भी बात कर ले,
जिनको आवास मिला, जिनको शौचालय मिला, जिनको गैस मिला, जिनको खाते मिले, जिनको राशन मिला, जिनको कानून व्यवस्था मिल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडागर्दी थी, जिस तरह लोग पलायन से भाग रहे थे, पलायन करने के लिए मजबूर थे, आज गुंडे पलायन कर रहे हैं। और आज ही जो फुरकान अखिलेश का करीबी था, आज उसको 10 साल की सजा हुई है। तो हमको लगता है कि जिसको ये सीधे लाभ मिलता है वो जाति धर्म नहीं देखता है। और 80 और 20, 80 हमारा ये मतलब था, जिनको ये सब पसंद है वो 80% बीजेपी के साथ है। जिनको आतंकवाद, जिनको माफियागिरी, जिनको गुंडागर्दी, जिनको भ्रष्टाचार पसंद है, ऐसे 20% लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये 80 और 20 का हमारा फार्मूला है। अखिलेश के जितने करीबी हैं, जात के बंधन पर बांटने की कोशिश मनीष, सुकेश बोल रहा हूं, ये अखिलेश के जितने करीबी हैं, वो फुरकान, मुख्तार, अतीक, मतलब कोई हिंदू भी करीबी है उनका, सब मुस्लिम भी करीबी है उनके। समझ नहीं पाता हूं कई बार मैं। नहीं, मतलब अब ये क्या, जो अपराधी उनके करीबी थे, अगर यही सब करीबी उनके थे अपराधी, तो मैं केवल बराबरी करने के लिए किसी हिंदू का नाम ले लूं क्या? नहीं मत लीजिए। मैं तो जानना चाह रहा था कि अरे वो थे भाई थे गायत्री प्रजापति थे, उनका नाम नहीं लेते हैं, ये वो याद नहीं आता है, लेकिन वो दूसरे मुद्दों पे लेते हैं उसका नाम। वो गायत्री लाल लेते हैं, उनका भी लेते हैं। जब इशू आता है महिलाओं से संबंधित, गायत्री प्रजापति का भी लेंगे। गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अखिलेश यादव गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, अमेठी में सभा करने के बाद गिरफ्तारी हुई। तो जब जो इशू का सुनील, हाँ सुनील, हाँ, और देखिए सुनील, बिल्कुल इस पर बोलिएगा सुनील, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकेश ने 2015 के बिहार चुनाव का जिक्र किया, जहां पर अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई हुई और नरेंद्र मोदी की बीजेपी हार गई, जबकि मोदी पीक पर थे। लेकिन उसके बाद के यूपी में हुए 2 चुनाव देख लीजिए, 2017 और 19। नरेंद्र मोदी पीक पे थे और गठबंधन किसके साथ था? रामविलास पासवान, मांझी, आरएलएसपी, ये तमाम लोग उनके साथ थे। उसके बाद भी हार गए। पर वो छोटे नेता थे, वो फ्रिंज कहे जा सकते हैं। वो बड़े नीतीश कुमार और उस पर डिबेट बाद में कर सकते। नीतीश और लालू जो सबसे बड़े प्लेयर थे दो, वो एक साथ आ गए थे। खैर, लेकिन सुनील, सवाल यहां ये है, आपको वाकई भरोसा है कि जाति के आधार पर वोट पड़ जाएगा इस बार और सारे पिछड़े आपके साथ आ जाएंगे और बीजेपी का ये जो हिंदू नैरेटिव है, हिंदुत्व नैरेटिव है, ये फेल हो जाएगा? नहीं, हम जाति के आधार पर वोट ही नहीं मांग रहे हैं। हम तो सतीश प्रकाश का एक पहले जवाब दे दें कि जो आपने आरोप लगाया है कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने की थी, वो हमारी गलती थी, हमने गलती मान ली। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम जात के आधार पे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम भाजपा से ये कह रहे हैं, आपने आरक्षण किसका छीना? पिछड़ों का, दलितों का, एससी और एसटी का, यही सब मिलकर आपसे सरकार छीन लेंगे। एक और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे सम्मान तो भी हमारे जब गठबंधन की एक फोटो आई मानक जी, तो क्योंकि कृष्णा पटेल जी छोटे दल की नेता हैं, लेकिन वो उम्र में बड़ी है, महिला है, हमारे नेता ने अपनी कुर्सी उनको दी और जिसके नाम पर इन्होंने बहुमत पाया उस बेचारे केशव को स्टूल देते हैं। और जो चेहरा सामने नहीं था वो मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बड़ी जाति का था। अरे वो भी फोटो ऑप ही है सुनील, जिस तरीके आपको मालूम है वो भी फोटो ऑप ही है, उसी तरीके से लड़ेंगे। आपको मालूम है वो भी फोटो ऑप ही है, सब सिंबोलिज्म है। नहीं, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे देंगे उनको। अच्छा, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे देंगे। मुख्यमंत्री कुर्सी कैसे दे देंगे? तो वही तो बात है, लेकिन बराबर की बात हुई, स्टूल नहीं देंगे हम। अच्छा, बराबर की कुर्सी देंगे, स्टूल नहीं देंगे। अच्छा, जल्दी से मनीष, क्लोजिंग कमेंट, टाइम भी खत्म हो रहा है। मनीष जल्दी से, बस 30 सेकंड। हाँ। अभी आप लोगों ने लालू और नीतीश के गठबंधन की बात की। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश ने आरएलडी के साथ देखा 2019 में। देखिए, मेरा फिर कहना है कि जिसको ये सारी चीजें मिली है, जिसको माफियाओं से मुक्ति मिली है, आतंकवाद से मुक्ति मिली है, गुंडागर्दी से मुक्ति मिली है, तुष्टीकरण से मुक्ति मिली है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। क्योंकि जान है तो जहान है। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। लेकिन चाहे धर्म के नाम पर कोई वोट मांगे, जाति के नाम पर मांगे, अच्छा तब लगता है जब विकास के नाम पर वोट पड़े। विकास की परिभाषा भी बहुत लंबी चौड़ी होती है। सही मायनों में कितने रोजगार पैदा हुए या कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी विकास की योजनाओं का फायदा लोगों को मिला, उस आधार पर वोट मिले, तब देखने में अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।